इसकी वो आपको लगभग आती होगी, 9-10 में पढ़ चुके हैं। मैं स्टार्ट सभी शुरू से ही करूंगा। सबसे पहले होता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। करते क्या है इस चैप्टर में, अभी हम 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन की, 2D, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं। जो भी हम बात करेंगे 2D में करेंगे, 2 डायमेंशंस में, 3 डायमेंशंस नहीं है यहाँ पर। अब इसके ऊपर लिख लीजिएगा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन समझते हैं, जैसे हमारा ब्लैक ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, सबके सब कैसे हैं, 2 डायमेंशन में है। क्लियर है? डायमेंशन मतलब क्या होगा, जिसके डिफाइन करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़े, यहाँ 2 से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए चाहो तो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन, CARTESIAN, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम, पहला काम है हमारा नॉमेनक्लेचर। कोई भी पॉइंट अगर मैंने ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट बना दिया, तो आपसे पूछा जाए ये कौन सा पॉइंट है, तो आप ऐसे नहीं बता पाओगे। जैसे आप, हम बाहर खड़े होते हैं, कोई हमसे पूछता है कि वो वाली दुकान मोहन हलवाई कहाँ पर है, बाहर खड़े हुए हो, तो आप क्या करोगे, सड़क पर खड़े हो तो सारा करके बता दोगे वो वाली, ये चले जाओ। आप समझ में आ रही है? अब आपसे जो आदमी पूछ रहा है बॉम्ब लेके आया हो, बॉम्ब हो उसके पास, और पूछे कि एक्सिस बैंक कहाँ पर है, यहाँ एक्सिस बैंक कहाँ पर है, या कोई भी नाम लेके पूछे कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, तो अगर आपको लगेगा कि ये बॉम्ब फेंकने जाने वाला है, और गलती से, चलो मान लो आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी हम तो सच बोलते हैं, पूछा था, पता था, बता दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई गलती नहीं आपकी, तो इसमें लॉजिकल तो कोई गलती नहीं है। तो आप उसे बताओगे, दिमाग में एक बात तो आ सकती है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया गलती से, तो कहीं और नहीं फोड़ दे, नहीं? जैसे हम पायलट्स वगैरह को देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हम सुनते हैं कि ये कहाँ फोड़ना है, तो कोऑर्डिनेट्स देते हैं वो, इतना ईस्ट और इतना नॉर्थ, और यहाँ जाके इस जगह पे गिरा देना। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, वो एग्जैक्टली एक पॉइंट को पिन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वही पॉइंट पर जाके गिरे। ऐसा थोड़ी है कि वो देख लेना, तो आसपास ही वहीं दिखेगा तेरे ऊपर से, वहां दिखेगी बिल्डिंग, उनमें से पटक देना किसी के ऊपर भी। तो एग्जैक्ट किसी भी पॉइंट को नाम देना हमारी प्रायोरिटी है यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पॉइंटों को हम गलती से सेम नाम दे दें, फंस जाएंगे। बॉम्ब फेंकने यहाँ गए थे, यहाँ करा दिए, इस नाम तो सेम ही था। नहीं, हम किसी कॉलोनी में जाते हैं, किसी को ढूंढ रहे होते हैं, 2 घरों पर मान लो एक जैसे नेम प्लेट्स लगी हों, नाम और सरनेम सेम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हम गलत घर पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नाम रखने का सिस्टम है, नॉमेनक्लेचर है, फुल प्रूफ नहीं है। क्लास के अंदर ही हो सकता है कई 2 लोगों के नाम सेम हो, क्लास नहीं तो मथुरा के अंदर हो सकता है कि कई 2 लोगों के नाम और सरनेम भी सेम हो जाए, और पूरे भारत में हो सकता है कि नाम, सरनेम, फादर्स नेम ये भी सेम हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नॉर्मली तो हमें नाम से ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए था, फादर के नाम की जरूरत ना पड़े। तो अभी जैसे हमने, हमारा आधार नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, अब ये फुल प्रूफ सिस्टम्स बनाए गए हैं कि 2 लोगों का एक जैसा ना हो जाए, गलती हो जाए वो एक अलग बात है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट को हम एक नाम देना चाहते हैं। इस नाम को ही हम यहाँ बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। क्लियर है? लिखने लिखाने का ज्यादा होगा नहीं, अब समझते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, जो मैं लिखूं बोर्ड पे वही लिख लीजिएगा, क्योंकि आप सब पढ़ चुके होंगे मुझे लगता है ये। तो इसके लिए सबसे पहले जो काम किया है, जो हमें पढ़ना है, वो कार्टेशियन जी हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बोर्ड पर किसी को भी एक नाम देना चाहते हो, किसी भी पॉइंट को, तो उन्होंने कहा कोई भी नाम किसी कोई रेफरेंस के हिसाब से ही होगा। अब आपका नाम पार्थ है, यहाँ सब लोगों के जैसे नाम है, ये महाभारत, रामायण, ये आसपास जब सुनते आ रहे हैं उन नामों में से जॉन मैरी तो नहीं है हमारी क्लास में, कोई भी नहीं है ना? कोई है क्या? नहीं है। इसका नाम जॉन हो, मैरी हो, ऐसे नाम नहीं है, क्योंकि और आप में से अगर कोई का ओरिजिन अमेरिकन ओरिजिन होता, ब्रिटिश ओरिजिन होता, आपके पेरेंट्स, दादाजी और दादाजी शायद वहीं रह रहे होते कईयों सालों से, तो हो सकता है किसी का नाम ऐसा होता, आप ही में से किसी का नाम ऐसा हो जाता। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इट मीन्स ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम रखने के लिए, किसी के रेफरेंस में ही तो नाम आएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं
कि हम दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है। आप में से मैंने किसी से भी ये सवाल पूछा कि बेटा दिल्ली कितना दूर है, तो अगर आप आते जाते रहते हो, आपको आइडिया है, तो बता दो कि सर लगभग लगभग 150 किलोमीटर होगा, 160-170 जो भी होगा, मतलब 150 होगा, 160 होगा। अब आपका आंसर जो आया 150, मेरा सवाल था दिल्ली कितना दूर है, तो अपना आंसर दिया 150। बात समझ में आ रहा है? अब मैं फोन पे बात कर रहा हूँ आपसे, और मैं हूँ ग्वालियर में, सवाल वही है दिल्ली कितना दूर है, बताने वाले ही वही है, पूछने वाला है वो है, सवाल हो गया दिल्ली कितना दूर है। अब आपका आंसर शायद 150 नहीं होगा, आप जोड़ लोगे कि सर 300, 300, 350 कुछ हो गया सर। तो आपने मुझसे रेफरेंस पूछा ही नहीं, लेकिन ये हमारा कॉमन सेंस है, ये हमारी दुनिया है, हम ज्यादातर चीजें अंदाजा लगा के समझ जाते हैं। नहीं समझ जाते, सड़क पे बहुत लोग ऐसे होंगे जो पैसे काउंट कर लेते हैं और गणित नहीं जानते हैं, गिनती भी नहीं जानते होंगे, पैसे जानते हैं केवल। कई लोग ऐसे होंगे आपसे जल्दी जोड़ लेंगे, एक 5वीं क्लास का गणित का बच्चा शायद ना जोड़ पाए पैसे, उससे ज्यादा तेज एक आदमी जो उसने बिल्कुल गणित नहीं पढ़ी होगी, वो सड़क पे अगर रेगुलरली नोटों से काम करता है, टच में है, तो वो जल्दी ऐड कर लेगा उनको। और नंबर लिख दोगे तो नहीं कर पाएगा, 10 + 10 + 10 लिख दोगे शायद नहीं बता पाएगा 30, 10 के 3 नोट बता देगा 30 हो गए। क्लियर है? तो रेफरेंस की यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो आपको हमारी कॉमन बोलचाल की भाषा में रेफरेंस की जरूरत नहीं, मैं ऐसे इशारा बाहर खड़े होकर पूछता हूँ, आप समझ जाते हो कि सर पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, या ये भी समझ जाता है कि हम बात कर रहे हैं इसलिए सर ऐसे कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, मैं गेट के बाहर खड़ा होता हूँ, आप लोग गप्पे लगा रहे होते हो, तो मेरे को देख के इस प्रकार से जाते हो, फिर सफाई देने लगते हो, ये तो डाउट है, ये है, वो है, क्योंकि मैं कुछ पूछा ही नहीं होता, मैं तो देख ही रहा होता हूँ केवल। तो ये हमारा कॉमन सेंस है कि हम समझ जाते हैं कि मेंटलिटी क्या है सामने वाले की। गणित में या ऐसी जगहों पर ये सब नहीं होता, समझने का काम नहीं है, यहाँ सब कुछ बताना पड़ता है। गलती हो सकती है समझने पर, नहीं, फाइटर पायलट से हमारे बम फेंकने गए, तुम समझ लेना वहीं पर ही, और गलत समझ ली, और वो गलत समझ लिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जगह इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर पटक दिया कि सर गलत समझ ली, हम तो दोनों एक जैसे रंग की पुती थी, गलती गलती हो गई, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स, एग्जैक्ट नाम, दो लोगों के सेम नाम ना हो, इस तरह की बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए इन द प्लेन। क्लियर है? उन्होंने कहा है 2 परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन को, जिस प्लेन की आप बात कर रहे हो, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगी, दीज पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। उन्होंने इसे कहा हम क्वाड्रेंट नाम देंगे, ये आप जानते होंगे पहले से, शायद हम डिस्कस कर भी चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। दीज पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से नाम देते हैं। उन्होंने कहा इस लाइन को आप नाम दो एक्स एक्सिस, इस साइड जाओगे तो प्लस एक्स है, ओरिजिन के इधर जाओगे तो नेगेटिव एक्स है, ऊपर जाओगे तो प्लस वाई है, और नीचे जाओगे तो माइनस वाई है। ये उन्होंने नाम दिए। और जो उन्होंने कहा है ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज 2 लाइंस है, इसे उन्होंने कहा ओरिजिन। ये हमारा रेफरेंस, जो भी कुछ हम बताएंगे इसके हिसाब से ही बताएंगे। आपने देखा होगा कहीं घूमते लिखा रहता है, मथुरा में खड़े होते हैं, लिखा होता है मथुरा 5 किलोमीटर दूर, कभी नहीं ऐसा ऑब्जर्व किया? कई बार किया होगा, पुराने जो माइलस्टोन्स लगे वहां लिखा रहता है कि मथुरा 5, हमें लगता है मथुरा में ही तो है। तो कोई ना कोई मथुरा के अंदर भी एक रेफरेंस पॉइंट होगा जिसे 0 बोला गया है। अब मथुरा तो एक शहर, एक पॉइंट तो है नहीं, तो पूरे शहर को तो 0 बोल नहीं देंगे, तो एक पॉइंट डिफाइन कर रखा होगा, उससे उन्होंने कहा, क्या कहा होगा कि ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन पॉइंट बोला होगा शहर के अंदर भी। क्लियर है? आ रहा है समझ में? इतनी कहानी क्लियर है? इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट, हम किसी भी पॉइंट को नाम देना चाहते हैं, उस नाम को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। उस नाम को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो हमारे लिए नाम है वो इनके लिए क्या है? कोऑर्डिनेट। तो उन्होंने क्या कहा, कार्टेशियन जी ने कहा कि कैसे नापोगे? तो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट तक रीच करो ओरिजिन से, और मूव करो पैरेलल टू आइदर एक्स, पैरेलल एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई के पैरेलल मूव करना है, इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो अगर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा एक्स के पैरेलल, तो बोलिए, और वाई के पैरेलल आपको ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा, बोलिए। तो जो डिस्टेंस आपको एक्स के पैरेलल चलना है, उन्होंने कहा कि हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, विद साइन होगा ये, इधर जाओगे तो नेगेटिव भी हो जाएगा। आप प्लस एक्स की तरफ जा रहे हो तो प्लस, इधर जाओगे तो माइनस, ऊपर जा रहे हो तो प्लस वाई, नीचे जाओगे तो नेगेटिव, मतलब माइनस वाई नहीं लिखेंगे, वाई अपने आप क्या होगा? एक नेगेटिव नंबर होगा। आ रहा है समझ में? और ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा y, जो हम y के पैरेलल चले हैं ये। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको दिख रहा है इस प्लेन में ऐसा कोई भी दूसरा पॉइंट
जिसके लिए एक्स और वाई का वैल्यू एग्जैक्टली वही आ जाए जो इस पॉइंट के लिए आया था, आ ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसका एक नाम और भी है एब्सिसा। ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इसका नाम है ऑर्डिनेट। ये कुछ नाम है, इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को नाम देने की कोशिश करते हैं। एक्स कॉमा वाई पूरा क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। इसे हम ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स को ब्रैकेट में लिख देना इस तरीके से, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर है। ये दो चीजों का पेयर है, इससे हम किसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट कर लीजिए इतना। ये नाम है केवल, क्वांटिटी नहीं है, कंपैरेबल नहीं होगा। दो पॉइंटों के मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसी बेकार की बातें करने लगो। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ रहा है? जिस इनका नाम अर्जुन है, इनका नाम पार्थ है, दोनों महाभारत में सेम है, अभी आइडेंटिकल थोड़ी है। ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। इससे इनकी वैल्यूज पर, किसी चीज पर को हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते क्या होगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन। एक पॉइंट पर लिखा है, ये दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, कश्मीर यहाँ से मान लो 1000 किलोमीटर, मुझे नहीं पता, नहीं याद नहीं कितना है, 1000-1200 मान लेता हूँ किलोमीटर दूर है, 1000 होगा शायद, ठीक है। अब आपसे कहो एक 200 एक 1000 है। अब यहाँ कोई ज्यादा कम कंपैरिजन नहीं होगा, ज्यादा कम डिस्टेंस कंपेयर हो सकती है कि ये ज्यादा दूर है ज्यादा पास है। दूर कितना ये कंपैरिजन हो सकता है, उस नंबर का कंपैरिजन थोड़ी है कि वो 1000 है तो अच्छा है, ये 200 है तो खराब है। ऐसा कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमारा नाम है वैसे ही एक रिप्रेजेंटेशन है, हमारे नाम से हम कुछ पता नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी का भी नाम रख देगा सुंदर, आपका कोई दोस्त है उसका नाम सुंदर है, तो इससे क्या आप इंटरप्रेट कर लोगे कि वो सुंदर ही होगा? नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो नाम से हमें इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। नाम केवल एक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या है? जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। वो केवल और केवल पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। कोई आपसे बोलेगा एक पॉइंट है 2,3, एक पॉइंट है 3,4, तो इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं होता। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है, कोई पॉइंट है कोई पॉइंट है, पॉइंटों के नाम है, बस कहानी खत्म, इतना ही है। क्लियर है? इस तरीके से हम इस प्लेन के अंदर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई डाउट कोई परेशानी हो यहां तक किसी को तो बोलिए। जो हमने देखा, जो एक्स देखा, जो इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसे आप किसके बराबर बोल सकते हो? उस पॉइंट की दूरी कहां से? वाई एक्सिस से। लिख लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस विद साइन, साइन के साथ। अगर आप प्लस डायरेक्शन में हो तो प्लस, माइनस में हो तो माइनस। किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विद साइन। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विद साइन। तो कोऑर्डिनेट किस बात को, जैसे मैंने कहा एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3 है, तो 2 किस बात को रिप्रेजेंट करता है? 2 इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि उस पॉइंट की वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, 2 के बराबर है। 3 किस बात को रिप्रेजेंट कर सकता है, करेगा कि पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 दूरी पर है, पॉजिटिव साइड में है। प्लस लगाए तो प्लस, अगर -2 -3 होता तो डिस्टेंस तो 2 और 3 ही है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस एक्स की तरफ 2 दूरी पर है और माइनस वाई की तरफ 3 दूरी पर है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को? बार बार एक लाइन सुनते आए हैं, इक्वेशन 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 ऑफ कर्व। किसी भी कर्व की इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कहा कि सर ये लाइन का इक्वेशन है, आपने शायद 10th में पढ़ा होगा कि ये लाइन का इक्वेशन है, कल परसों भी हम क्लास में यूज किए थे। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन का सेंस क्या है, क्या कहना चाहती है, किस बात को रिप्रेजेंट करता है? कोई भी इक्वेशन क्या होता है? जैसे मैंने कहा ये इस लाइन का इक्वेशन है, कोई लाइन ड्रॉ कर दी, इसका इक्वेशन है y = x+1 मान लीजिए, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब ये एक कंडीशन है जो लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे। इट मींस इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन एक कंडीशन है जो उस कर्व पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट की को सेटिस्फाई करती है। चाहो तो नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होती है? कंडीशन विच सेटिस्फाई
एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। अगर हमें किसी भी कर्व का इक्वेशन लिखना है तो वो क्या होगा, कंडीशन विच सेटिस्फाई एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। एक ऐसी कंडीशन जो कर्व पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ये हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए हैं। आईआईटी में इसका वेटेज लेवल होगा 15% होगा, 15% के आसपास वेटेज होगा। इस अकेले चैप्टर का नहीं, ये मिला के 3-4 चैप्टर हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा पुराना यूज भी नहीं होगा। कई लोगों को लगता हो कि पहले नहीं आता इसलिए अब नहीं आएगा, ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग को परेशानी होगी। आप आराम से सीखिए। एक आध दो बातें ऐसी हो सकती हैं जो पहले कभी सीखी हो, यूज हो रही हो, तो आप क्लास के बाहर आके पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा यूज नहीं है कि आपको लगे बिल्कुल नया सा है। आप नया सा पूरे आर्टिकल को सीख सकते हैं अच्छे से, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। क्लियर है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ वेटेज 15% है, आप आईआईटी के अंदर 50% वेटेज वाला पार्ट भी अच्छे से सीख लिए तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे एडवांस को, ऐसी कोई अनोखी बात नहीं। तो 50% अगर हम अच्छे से सीख लें तब भी हमारा काम हो जाता है, तो उसमें से 15% की वेटेज काफ़ी होती है, ठीक है। इक्वेशन समझ गए क्या होता है। अब अगर मैं आपको एक सवाल दूं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आप अगर इस पॉइंट के बारे में सोचो, इस पॉइंट के बारे में अगर सोचोगे, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, एक्स के पैरेलल तो चलना पड़ेगा, वाई के पैरेलल जाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में सोचूं तो अभी भी क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0। इस पॉइंट के बारे में सोचो, किसी भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो हर पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट का वाई कितना है, 0। तो ये वो कंडीशन हो जाएगी जिससे एक्स एक्सिस पर लाई करने वाला हर पॉइंट क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, हाँ, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। यहां तक कोई डाउट, कोई परेशानी, तकलीफ हो तो कहिए। क्लियर है, नोट करिए। ठीक है, हटा दें। नेक्स्ट लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं, आपसे कहा जाए इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए, क्या आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, हाँ, ये आया कहां से है, सिंपल सा है। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट की, इस पॉइंट से दूरी निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, हाँ, x1, ठीक बोल रहा हूँ। यहां से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब यहां से यहां की दूरी निकालें तो कितना आएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, बोलिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये दूरी कितना आ जाएगा यहां से यहां तक, y1, ठीक बोल रहा हूँ। और यहां से कितना आ जाएगा ये, y2। कोई आपत्ति, कोई परेशानी हो तो बोलो, ठीक बोल रहे हैं। तो अब यहां से ये 90 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना आ जाएगा आपका ये, x2 माइनस x1, और ये कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस तरीके से आप दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, कोई तकलीफ हो तो बोलिए।
कोई तकलीफ है किसी को? इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होगा क्वेश्चंस में, ये नोट कर लिया? चाहो तो आप लिख लीजिए एप्लीकेशन, या डायरेक्टली लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हटा दें इसे, नोट कर लिया क्या? अब जैसे आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, आपसे पूछा गया है किस टाइप का ट्राइंगल है। नहीं, अगर मान लो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है और आपसे पूछा गया कि ट्राइंगल कैसा है, ये पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। पहला एप्लीकेशन यही है, कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे और आपसे कहा जाएगा बताइए भैया नेचर ऑफ द ट्राइंगल बताइए, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, स्केलन है, कैसा ट्राइंगल है, तो कर सकते हो। नहीं, अगर एबीसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तब क्या करोगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो फॉर्मूले से, आप बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, और सी और ए के बीच की डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। निकाल सकते हैं तो आपने क्या करोगे, अगर तीनों वर्टेक्स पता है तो तीनों साइडों की लंबाई आ जाएगी। बोलिए, अगर आपकी ये तीनों लेंथ कैसी आ जाए, इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। लिख लीजिए, ए बी बी सी बराबर सी आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा। बोलिए, दूसरा केस, एटलीस्ट टू ऑफ देम इज इक्वल, इनमें से कोई तो इक्वल हो, तो क्या हो जाएगा, आइस लिख लीजिएगा, एटलीस्ट टू इक्वल देन आइसोसेलेस। क्लियर है? बोलिए, थर्ड, ऑल डिफरेंट स्केलर। लिख लीजिए, ऑल डिफरेंट, ना तो ए बी बी सी के बराबर आए, ना बी सी सी ए के बराबर आए, और अगर ट्राइंगल बन रहा है तो कैसा बनेगा, ये स्केलन ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है? दूसरे केस में क्या था, कोई दो इक्वल थे, या तो ए बी ए सी बराबर था, या बी सी ए सी, या ए बी बी सी, में से कोई भी एक अगर सही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई ट्राइंगल एक बोले कि वी हैव अ ट्राइंगल हैविंग दीज वर्टाइसेस, तो उसके बारे में जानना चाहे वो इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलर, तो आप निकाल सकते हो, इसमें कोई सिखाने जैसी बात तो है नहीं। यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, साइडों की लेंथ निकालिएगा और चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? राइट एंगल पूछे तो निकाल सकते हो। बोलिए, हाँ कैसे, किन्हीं भी दो के का सम तीसरी के बराबर आ जाना चाहिए, या तो ये सही हो जाए, या ये सही हो जाए, या ये सही हो जाए। इन तीनों में से कोई भी एक अगर सही हो जाएगा, इट मींस वी कैन से दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। बोलिए, मतलब पाइथागोरस लग जाए, आपको ये नहीं पता कौन हाइपोटेन्यूज है कौन बेस है, तो तीनों के चेक करने पड़ेंगे। जैसे ट्राइंगल की साइड निकालनी, एक 3 आ गई, एक 4 आ गई, एक 5 आ गई, तो साफ दिख रहा है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर ट्राइंगलों की साइडों की लंबाई 3 4 5 है तो आप समझ जाएंगे ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बोलिए, तो अगर आपको ये चेक करना है ट्राइंगल इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है, या कौन सा ट्राइंगल है, स्केलन है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। कोई डाउट है? क्लियर है? अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, समझते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, ये आपको प्रूफ करना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये भी कर सकते हैं। कैसे, किन्हीं भी दो का सम क्या आ जाए, अब मुझे पता नहीं बीच में कौन सा पॉइंट है, मान लो ये 3 पॉइंट है, तो अगर बीच वाला पॉइंट बी है तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी। बीच वाला पॉइंट अगर ए है तो ए बी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, बी सी। और बीच वाला पॉइंट अगर सी है तो ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। इन तीनों में से क्या होगा, कोई भी एक अगर सही हो जाए तो आप क्या कहोगे, पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर है? स्लोप अभी सिखाया कहाँ है, आता नहीं मेरे को स्लोप, अभी आ जाएगा तो स्लोप से कर लेंगे। अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देख रहे हैं, अभी पढ़ लेंगे स्लोप को तो स्लोप से भी देख लेंगे इस सारी बातों को। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं, कोलिनियरिटी प्रूफ कर सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल किस टाइप का ये बात कर सकते हैं इस बारे में। कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बोलिए। क्लियर है? क्लियर है? अगर ये पूछा जाए क्या ये 3 पॉइंट ट्राइंगल बनाएंगे,
तो बस एक ही केस बनेगा, कोलिनियर अगर हो रहे होंगे तो नहीं बना रहे होंगे, अदरवाइज तो बना ही लेंगे। ठीक है, बोलिए। अगर आपको 3 की जगह 4 पॉइंट दिए जाएं और क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानकारी आपसे मांगी जाए किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या आप चेक कर सकते हैं? दूसरा टाइप देख लीजिए, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस गिवन है। सवाल वापस से वही है, क्वाड्रिलेटरल का नेचर जानना है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, क्या है? क्लियर है? कंडीशंस देखो क्या होंगी अगर हमें पैरेललोग्राम की बात करनी है, तो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पर, बोलिए। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या बनेगी पैरेललोग्राम के लिए? अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होंगी तो 100% क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। कई लोगों को लग रहा होगा सर अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल की भी इक्वल होती है, तो रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक बोल रहा हूँ? तो केवल अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि अपोजिट साइडों की लंबाई कैसी आ जाए, बराबर आ जाए। जाग रहे हो? अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या होगा, कंडीशन क्या आएगी, अपोजिट साइड तो इक्वल आएंगी ही आएंगी, आपको डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, अगर ये प्रूफ कर दिया तो आप श्योरली कह पाओगे कि ये रेक्टेंगल भी हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए। रोम्बस क्या प्रूफ करना पड़ेगा रोम्बस के लिए? ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और स्क्वायर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू अगर आपको ये प्रूफ करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, कब स्क्वायर बनेगा, कब रेक्टेंगल बनेगा, कब क्या बनेगा। बोलिए, कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो किसी को तो बोलिए। आ रहा है समझ में? कुछ कहना चाहते हैं आप? अपोजिट साइड है ना, इक्वल होनी चाहिए। अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाएंगी, अरे वो सही फिगर थोड़ी, मतलब कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो, इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या यूज कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल अगर हो जाएं तो हमेशा पैरेललोग्राम ही बनेगा, कुछ और बन ही नहीं सकता। ट्रिपेजियम के लिए तो आप जानते हो कि दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, डिस्टेंस से नहीं निकाल पाएंगे वो स्लोप से ही बात कर पाएंगे जैसे बोल रहे थे। एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जानते हैं क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? जिसमें क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स किसी ना किसी एक सर्कल पर लाई कर जाते हो। बोलिए। देखो यहाँ कंडीशन होती है, इसे भी ध्यान रखो, टॉलमी थ्योरम बोलते हैं इसे, पी साइलेंट है, नाम में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है हमारा, थ्योरम समझ लो। अगर अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम डायगोनल्स के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो हमेशा ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी बराबर ए सी इंटू बी डी, ये कंडीशन होती है जो सही होती है हर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो कभी अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना हो तो आप इस कंडीशन को प्रूफ कर लीजिएगा। अगर एप्लीकेबल हो जाएगी तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? और अगर आपको कभी डायगोनलों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी पता हो तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हो, ये भी सफिशिएंट कंडीशन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। ये मैं सर्कल में ड्राइव करूंगा, अभी नहीं करूंगा, ये भी सफिशिएंट कंडीशन है। कोई भी लगा दो, ये वाली चाहे ये वाली, दोनों एक साथ नहीं लगानी, कोई भी एक लगानी है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता है डायगोनल का तो ओ ए ओ सी का प्रोडक्ट ओ बी और ओ डी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो ये हमेशा ही किसकी कंडीशन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल पता है तो ये लगाएंगे,
और अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल नहीं पता है तो फिर इसको यूज कर ले। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है या नहीं। इतना क्लियर है? तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखा, कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। एक आध सवाल करा दूं आपको डिस्टेंस फॉर्मूले पर। सेंट्रोइड मुझे अभी आता नहीं है, जब आएगा तो बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन करिए, इफ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, if P and Q are 2 points whose coordinates are 80 square 280 and 80 a by t square or minus 2a by t, and S is the point a comma 0, then show that 1 upon SP plus 1 upon SQ is independent of t. Then show that 1 upon SP plus 1 upon SQ is independent of P, independent of T. ये प्रूफ करना है। P पॉइंट गिवन है, Q पॉइंट गिवन है, S पॉइंट गिवन है। प्रूफ करना है 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SQ ये क्या है, T से इंडिपेंडेंट है। मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू काय पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, T के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। प्रूफ करना है, करिए। तो आपको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू T के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? T इंडिपेंडेंट ऑफ T। कुछ a कॉमा 0 ऐसा भी भारी सवाल नहीं है। एस पी निकालिए पहले तो, एस और पी के बीच की दूरी। तो y2 माइनस y1, हाँ हो गया। तो ये बनेगा मुझे लगता है आपका y2 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका एस पी। ऐसे ही एस क्यू निकाल लो, इसे सॉल्व कर लो। चलो एस पी को आंसर ये, हाँ ये आ जाएगा आपका, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा पूरे में से। ये कॉमन ले लूँ तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बनेगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, बाहर आके ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, तो टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये आपका एस और पी के बीच की दूरी आ जाएगी। बोलिए। अब पी और क्यू को ध्यान से देखो तो क्यू पॉइंट निकालने के लिए दोबारा करने की जरूरत भी नहीं है। क्यू पॉइंट को ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है पी पॉइंट में जो टी है वो टी की जगह 1/t हो गया है, माइनस 1/t हो गया है। टी की जगह क्या रिप्लेस हो गया है यहाँ पर, माइनस के 1/t। तो डायरेक्ट यहीं से आंसर निकाल सकता हूँ। आप चाहो तो अलग से निकाल लीजिएगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आपको चाहो तो निकाल लीजिएगा, वरना मुझे तो समझ में आ रहा है कि पी में इनकी दूरी निकाली तो यहाँ टी था, इसकी निकाल लूंगा तो यहाँ टी की जगह कितना है, माइनस के 1/t। तो डायरेक्ट अगर यहीं पर टी की जगह माइनस 1/t रिप्लेस कर दूं तो मेरा ये आंसर भी आ जाना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। ये कितना आ जाएगा, ए एलसीएम ले लिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। दोनों को रेसिप्रोकल करके जोड़ लो तो 1 अपॉन एस पी हो जाएगा 1 अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस 1, और 1 अपॉन एस क्यू हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 1 अपॉन ए।
ये दिख रहा है टी से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। यही हमें प्रूफ करना था कि 1/SP प्लस 1/SQ टी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? कोई तकलीफ कोई परेशानी हो तो बोलिए। हाँ, आप बताओ क्या कोई फर्क पड़ेगा किसी को, X2 X1 किसी को मानने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बताइए जरा मुझे। तो पूछ रहे हो कि बता रहे हो मेरे को? इनको आगे पीछे कर दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? स्क्वायर लगाई है, रूट लगाई है, क्या फर्क पड़ने वाला है? जो मन करे ऐसे ऐसा मत करना कि X1 इसको मान लो और Y1 इसको मान लो, ये मत करना बस। या तो ये X1 Y1 होगा या फिर ये X1 Y1 होगा, किसी को ही मान सकते हो X1 जो आपका मन करे। होल स्क्वायर होने की वजह से क्या फर्क पड़ना है आगे पीछे क्या लिखा हुआ है? इसकी जगह फॉर्मूला में ये भी लिख दूं तो कोई दिक्कत हो जाएगी आपको क्या? बोलो बोलिए। नहीं होने वाली है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इससे। किसी को भी मान लो, दो पॉइंटों के बीच की दूरी है, ऐसी कॉमन सेंस लगा लो, इससे उसकी दूरी निकालो, वरना यहाँ से मथुरा से दिल्ली कितना दूर है और दिल्ली से मथुरा कितना दूर है? तो फर्क पड़ जाएगा दिल्ली पहले माने कि मथुरा पहले माने? डिस्टेंस तो सेम ही आने वाली है। नहीं, नोट कर लीजिए। कोई तकलीफ परेशानी हो तो बोलिए। आ रहा है समझ में? क्लियर है? एक और क्वेश्चन चाहो तो लिख लीजिए। इफ द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये तो आपने कर रखे होंगे 9-10 में, इस टाइप के सवाल तो कर रखे होंगे ना। इफ द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टिंक्ट फ्रॉम द पॉइंट, if the point x comma y is equidistinct from the point a plus b, b minus a and a minus b, a plus b, then prove that bx बराबर a y, then prove that bx बराबर a y। एक्स वाई पॉइंट की डिस्टेंस a प्लस बी और a माइनस बी वाले पॉइंट से और a माइनस बी और a प्लस बी वाले पॉइंट से बराबर है। उसने कहा प्रूफ करिए कि बी एक्स और ए वाई बराबर होंगे। कर सकते हैं, करिए। आसान सा सवाल है, क्या करना पड़ेगा? एक्स वाई का डिस्टेंस लिख दो तो एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस बी माइनस ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। बोलिए। और ये बराबर किसके हो जाएगा? एक्स वाई की इससे निकालो तो एक्स माइनस ए माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए प्लस बी, ये बन जाएगा आपका। एक्स वाई पॉइंट की पहले वाले पॉइंट से दूरी निकाल दी, एक्स वाई पॉइंट की दूसरे वाले पॉइंट से दूरी निकाल दी, बराबर दे रखी है तो बराबर कर दी। यहां तक कोई डाउट परेशानी हो तो बोलो, बोलिए। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए तो रूट हट जाएगा और ओपन कर लीजिए ब्रैकेट होल स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी माइनस ए वाई इक्वल टू, दोनों स्क्वायरिंग कर लिए, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए माइनस बी इंटू एक्स, आधा मत करिए, वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी वाई, ये बन जाए। कट रहा है काट दो, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ये ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गए। एक्स की टर्म को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 टाइम्स ए माइनस बी माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी एक्स, वाई की टर्म्स को उधर ही लिखा रहने दीजिए, तो आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी वाई, इसे तो ले जाएंगे तो प्लस 2 टाइम्स बी माइनस ए वाई। सॉल्व कर लो, ये प्लस के 2 है माइनस के 2 है कट गए, तो आ जाएगा माइनस के 4 बी एक्स, इधर आ जाएगा माइनस माइनस के 2 बी प्लस के 2 बी, बी कट जाएंगे तो माइनस 2 है और माइनस 2 है, तो माइनस के 4 ए एक्स
वाई, 4 भी कट गया, माइनस भी कट गया, क्या आ गया, पी एक्स बराबर ए वाई। यही शायद प्रूव करना था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई अनोखा सा है नहीं है, सीधे सीधे आपको डिस्टेंस लिखना आना चाहिए बस, केवल दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस लिख लीजिए, फॉर्मूला ओपन कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सेक्शन, फॉर्मूला, पढ़ के आना चाहिए, पढ़ के आइएगा, जो अपने आर्टिकल से वो यही है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, सेक्शन, फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, और फिर सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, जैसे सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है? होमवर्क दे दिया है आपको, नहीं दिया है? हाँ, दिखा दीजिए मॉड्यूल।